हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल सितंबर 2021 का संस्करण। क्रॉनिकल सिविल सर्विसेज बुक है करंट अफेयर्स की, उसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले सितंबर 2021 में आपको प्रतियोगिता दर्पण का वीडियो पब्लिश हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं और उसे देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न आपको एग्जाम में छूटेगा। ठीक है, पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक आपको है पेगासस स्पाईवेयर। तो देखिए, पेगासस स्पाईवेयर जो है वो हाल ही में न्यूज़ मीडिया में जो कुछ संगठन थे, जो अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा यह दावा किया गया था कि भारत सहित कई देशों के राजनेताओं का, पत्रकारों का, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की जासूसी करने के लिए इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखा जाए तो पेगासस स्पाईवेयर जो है वो विकसित किया गया है एनएसओ ग्रुप के द्वारा। एनएसओ ग्रुप कौन है? तो इजरायली साइबर सुरक्षा की कंपनी है एनएसओ ग्रुप। ठीक है, देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके स्मार्टफोन से कोई हैकर उसके माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, इंटरनेट इतिहास और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। ठीक है, एनएसओ ग्रुप का कहना है कि वह इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसी को ही बेचती है। वो आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। ठीक है, देखिए, पेगासस स्पाईवेयर का संचालन का जो मामला आया था वो पहली बार आया था 2016 में, जब यूएई के मानवाधिकार कार्यकर्ता थे अहमद मंसूर, उनके फ़ोन पर एक एसएमएस लिंक के जरिए निशाना उन्हें बनाया गया था। ठीक है, देखिए, न्यूज़ संगठन के द्वारा ये सूची बनाई गई है कि जिसमें लगभग 50,000 से अधिक फ़ोन नंबर और 50 देशों के 1,000 से अधिक लोगों की पहचान हुई है, जिनकी कथित तौर पर पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके उनकी निगरानी की गई है। और ये पाया गया कि जो अधिकांशतः नंबर थे वो आपको भारत के थे, अज़रबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब और यूएई से संबंधित ये सारे नंबर्स थे। ठीक है, मैक्सिमम इन्हीं कंट्रीज़ के थे। उसके बाद देखा जाए इसमें कुछ जांच की मांग हुई। भारत में पेगासस मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर हुई, जिनकी सुनवाई 5 अगस्त को होनी थी। ठीक है, 5 अगस्त को सुनवाई भी हुई है। उसके बाद फिर उसको अगला डेट दिया गया था 12 अगस्त का। ठीक है, देखिए, इस बीच हुआ क्या, इन सब के बीच, कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच आयोग का गठन किया और इस जांच आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति ज्योतिर्मय भट्टाचार्य शामिल थे। ठीक है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो केंद्र सरकार ने किसी भी अनाधिकृत निगरानी से इनकार किया है, लेकिन अभी इस संबंध में किसी भी तरह का जांच का भी कोई आदेश केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। ठीक है, देखिए, इस टॉपिक के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है onlinestudycenter.in। पेगासस पे उस पर फुल डिटेल में वहाँ दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ जांच का मांग है, उसके बाद आपको जो भी अधिकार है, मतलब जो निगरानी के, सर्विलांस के संबंधित जो वैधानिक प्रावधान है, वो सभी वहाँ डिटेल में दिए गए हैं। तो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आईटी एक्ट का निरस्त धारा 66A का अभी भी हो रहा है प्रयोग। तो देखिए, ये आईटी एक्ट है, ठीक है, जिसका निरस्त धारा है, जिसको धारा है 66A, सेक्शन 66A, उसको निरस्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2015 को इसको अपने एक फैसले में इसे निरस्त किया था। ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग अभी भी हो रहा है। तो चलिए उसका डिटेल में हम लोग देखें। तो देखिए, 14 जुलाई 2021 को गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसे आईटी एक्ट कहते हैं, उसको निरस्त कर दिया था। उस पूरे आईटी एक्ट को निरस्त नहीं किया था। ठीक है, उसकी सेक्शन 66A को निरस्त किया था। ठीक है, देखिए 66A जो आईटी एक्ट सेक्शन 66A है, उसके बारे में देखिए तो ये ऐसा एक्ट है, मतलब कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण के माध्यम से आक्रामक, अपमानजनक संदेश भेजने के लिए दंड का प्रावधान किया गया था इसमें। इसके तहत आपको 3 वर्ष का कैद और जुर्माना हो सकता था। ठीक है, आईटी एक्ट को वर्ष 2000 में पारित किया गया था और वर्ष 2008 में इस एक्ट में संशोधन करके 66A जोड़ा गया। ठीक है, मतलब आईटी एक्ट जो है वो 2000 वर्ष 2000 में पारित हुआ
और 66A जो सेक्शन 66A है वो 2008 में संशोधन किया गया, उसमें लाया गया और फरवरी 2009 से वो लागू हो गया था। ठीक है, इसमें है कि 24 मार्च 2015 को श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद के फैसले में आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघनकारी प्रावधान करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। ठीक है, देखिए क्यों निरस्त किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये टिप्पणी की थी कि जो सेक्शन 66A है वो संविधान के अनुच्छेद 19(1) का ए, ठीक है, 19(1) का ए जो है उसके तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। ठीक है, न्यायालय का यह भी कहना था कि सेक्शन 66A में जिन अभिव्यक्तियों को अपराध के दायरे में लाया गया था उनकी परिभाषा सटीक रूप से नहीं दी गई थी और इस कारण से किसी भी अभिव्यक्ति को अपराध के दायरे में लाया जा सकता था। दूसरे शब्द में कहा जाए तो दंडनीय अभिव्यक्ति की परिभाषा वस्तुनिष्ठ न होकर विषयनिष्ठ हो गई थी। ठीक है, इसलिए न्यायालय ने कहा कि जो धारा 66A है, सेक्शन 66A के तहत यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस प्रकार की अभिव्यक्ति दंडनीय होगी, क्योंकि जो अभिव्यक्ति एक के लिए आक्रामक हो सकती है वो दूसरे के लिए आक्रामक नहीं भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निपुण भारत मिशन। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं निपुण का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब इसको हिंदी में कहा जाए तो समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता, और ये एक राष्ट्रीय पहल है। 7 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। अब देखा जाए तो निपुण भारत का जो लक्ष्य है वो 3 से 9 वर्ष की आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं उसको सीखने की जरूरतों को पूरा करना इसका मेन लक्ष्य है, जो कि वर्ष 2026 से 2027 तक देश का प्रत्येक बच्चा जो ग्रेड 3 समाप्त होने तक मूलभूत साक्षरता और संख्या का जो गणना है उसका कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त कर सके। ठीक है, ये इसका मेन लक्ष्य था। अब है कि ये देखा जाए कि मिशन जो है उसको निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो पहला है कि बच्चों को स्कूली शिक्षा की शुरुआती वर्षों में शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और उन्हें स्कूल में बनाए रखना। फिर दूसरा है शिक्षा का क्षमता निर्माण। फिर है आपको छात्र और शिक्षक से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले जो विविध संसाधनों तथा सीखने की सामग्री का विकास तथा प्रत्येक बच्चे के प्रगति पर नज़र रखना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर इस मिशन के द्वारा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्माइल योजना। तो देखिए स्माइल का फुल फॉर्म क्या हो गया। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, जिसका हिंदी में कहा जाए तो सीमांत व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम के समर्थन हेतु एक योजना जिसका नाम है स्माइल, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस योजना को तैयार किया गया है। देखा जाए तो इस योजना के अंतर्गत भीख मांगने के कार्य में जो लगे व्यक्ति हैं उसके लिए कल्याणकारी उपाय सहित कई व्यापक उपाय शामिल हैं। इस योजना में जो मेन फोकस किया जाएगा वो किया जाएगा पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा का प्रावधान, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध आदि पर। ठीक है, देखिए ये योजना जो है वो आपको राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के सरकार, स्थानीय शहरी निकाय, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय आधारित संगठन, संस्था और अन्य सहयोग से लागू किया जाएगा। स्माइल योजना में भीख मांगने में कार्य में जो व्यक्ति लगे हुए उसके लिए पुनर्वास किया जाएगा। पुनर्वास के लिए आपको राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के सरकार, शहरी स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध जो मौजूदा आश्रय गृह हैं उसका उपयोग की व्यवस्था प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जिसमें पहला टॉपिक है द हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। तो देखिए द हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो ये हंगर हॉटस्पॉट ऐसे देशों तथा स्थितियों को संबोधित करता है जिन्हें भविष्य में खाद्य सुरक्षा की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की स्थिति से लोगों के जीवन और आजीविका के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखा जाए तो 30 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा हंगर हॉटस्पॉट जो है वो अगस्त से नवंबर 2021 आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। ध्यान से देखा जाए
तो ये अगस्त से नवंबर 2021 की आउटलुक रिपोर्ट है। ठीक है, देखिए कुल देश जहां इस खाद्य असुरक्षा की स्थिति में गिरावट आने की संभावना की गई है वो है 23 देश। ठीक है, कहने का मतलब इस रिपोर्ट में 23 देश शामिल किए गए हैं। तो उच्चतम अलर्ट का जो हॉटस्पॉट है वो है इथोपिया के संकटग्रस्त जो टाइग्रे क्षेत्र हैं, जो दक्षिणी मेडागास्कर, यमन, दक्षिणी सूडान और उत्तरी नाइजीरिया है। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए उच्चतम हॉटस्पॉट में आपको इथोपिया के जो संकटग्रस्त टाइग्रे हैं, तो इथोपिया में एक विनाशकारी खाद्य आपातकाल का सामना कर रहा है, जिसका संबंध इसके टाइग्रे क्षेत्र से संघर्ष से चल रहा है। ठीक है, जो टाइग्रे क्षेत्र में जो चल रहा संघर्ष है उससे के कारण से इथोपिया को रखा गया है उच्चतम अलर्ट हॉटस्पॉट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको आता है गंभीर खाद्य असुरक्षा, मतलब क्रिटिकल फूड इनसिक्योरिटी। तो उसमें कुल 9 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें है आपको मतलब ये 9 देश जो है इसका सामना करने वाले लोगों को संख्या जो है वो अत्यधिक है, जिसमें कि आपको अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोलंबिया, कांगो, हैती, होंडुरास, सूडान और सीरिया शामिल है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको तीव्र खाद्य असुरक्षा, मतलब एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। तो उसमें 3 देश हैं, सोमालिया, ग्वाटेमाला और नाइजर। ये जो है तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले देश हैं। देखिए अगस्त 2021 से नवंबर 2021 तक का समय के लिए जो संभावित विनाशकारी स्थितियों के मद्देनजर इस उच्चतम अलर्ट का रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। तो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया, मतलब ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। ठीक है, और इस सुरक्षा में आपको प्रथम 4 देश अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे आता है आपको अमेरिका, फिर दूसरे नंबर पे आपको ब्रिटेन और सऊदी अरब है, और तीसरे नंबर पे है एस्टोनिया। अमेरिका पहले स्थान पर है 100 अंकों के साथ। ठीक है, फिर अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत जो है वो 10वें स्थान पे है, मतलब ये टॉप 10 में आ चुका है। ठीक है, भारत, और भारत को अंक दिया गया है 97.5। देखा जाए तो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है एशिया प्रशांत क्षेत्र में। ठीक है, और चीन जो है वो 33वें स्थान पे है, पाकिस्तान जो है वो 79वें स्थान हासिल कर सका है। भारत के बारे में अगर देखा जाए तो भारत का जो साइबर अपराध संबंधित जो मुद्दा है समन्वित तरीके से निपटाने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। ठीक है, उसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए सूचकांक का आकलन जो है वो 5 स्तंभों के आधार पर आकलित है। पहला आपको कानूनी उपाय जिसे कहते हैं लीगल मेजर, फिर आपको तकनीकी उपाय टेक्निकल मेजर, फिर तीसरा है आपको संगठनात्मक उपाय जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, फिर चौथा है क्षमता विकास उपाय, मतलब कैपेसिटी डेवलपमेंट मेजर, फिर पांचवा है सहकारी उपाय कोऑपरेटिव मेजर। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों से 20 सांकेतक और 82 प्रश्न के आधार पर इस सूचकांक को निकाला गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपको फिट फॉर 55 पैकेज। तो ये 14 जुलाई 2021 को यूरोपीय आयोग ने जलवायु और ऊर्जा प्रस्तावों का फिट फॉर 55 पैकेज जारी किया है। इसके अनुसार 2030 तक यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% और वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। ठीक है, और ये 55% जो आकलन किया जा रहा है वो 1990 के स्तर की तुलना की जा रही है। ठीक है, अब देखिए वह इसमें जो कमी की जा रही है, मतलब कहने का कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं फिट फॉर 55 के, तो पहला है आपको वाहन उत्सर्जन में कमी करना, मतलब वाहनों से होने वाला जो कार्बन उत्सर्जन है उसे 2030 तक 55% पर लाना है और 2035 तक 100% की कटौती की जाएगी। कहने का मतलब है कि 2035 तक जितने भी पंजीकृत सभी नई कार होंगी वो शून्य उत्सर्जन वाली होंगी, जिसका अर्थ है कि 2035 तक पेट्रोल और डीजल चालित जो वाहन होंगे वो अन्य वाहनों के साथ प्रतिस्थापन किया जाएगा। ठीक है, इसमें यह भी होगा कि सार्वजनिक धन के उपयोग के द्वारा प्रमुख राजमार्गों पर प्रत्येक 60 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इस कदम के माध्यम से इलेक्ट्रिक कारों का बिक्री और वाहन उद्योग को प्रोत्साहन भी मिलेगा।
अब इसमें नेक्स्ट है आपको हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन के नेटवर्क को विस्तृत करने की भी इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद आपको कार्बन गहन स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली तथा आयात पर दुनिया के पहले कार्बन सीमा कर का योजना भी लाया गया है। फिर आपको 2030 तक जो नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका 40% का उत्पादन करने का लक्ष्य बढ़ाने का प्रावधान है। ये सभी डिस्कशन जो है वो यूरोपीय आयोग ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं हम लोग ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। तो देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम मैप और रिसर्च सेंटर स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। सूचकांक में जो शामिल हैं कुल 1000 शहर और 100 देश हैं। ठीक है, रिपोर्ट की गणना जो है वो 3 मापदंड पर की गई है: मात्रा, गुणवत्ता और व्यावसायिक वातावरण। फिर देखा जाए सूचकांक में जो 5 शीर्ष देश हैं, तो पहले स्थान पे आपको यूएसए है, फिर दूसरे स्थान पर यूके, तीसरे स्थान पे इजराइल, चौथे स्थान पे कनाडा और 5वें स्थान पे जर्मनी है। सूचकांक में 5 शीर्ष शहर देखा जाए तो पहले स्थान पे आपको सैन फ्रांसिस्को है। क्यों? कि यहाँ पे 1000 शहर भी है। ठीक है, 100 देशों के कुल 1000 शहर को नापा गया है। तो पहले स्थान पे सैन फ्रांसिस्को, दूसरे स्थान पे न्यूयॉर्क, तीसरे पे बीजिंग, चौथे पे लॉस एंजलिस और 5वें पे लंदन है। भारत की रैंकिंग 20वें स्थान पे है। टॉप 100 कंट्रीज में भारत 20वें स्थान पे है। फिर शीर्ष 1000 शहर अगर देखा जाए तो उस शहरों में भारत के कुल 43 शहर शामिल है, जिसमें बैंगलोर आपको 10वें स्थान पे है, दिल्ली 14वें स्थान पे और मुंबई 16वें स्थान पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है आपको मैग्मा फिनकॉर्प का नाम अब पूनावाला फिनकॉर्प किया गया। तो देखिए, जुलाई 2021 में एक एनबीएफसी कंपनी जो है मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड, एनबीएफसी होगी आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड, उसका अधिग्रहण के बाद नया नाम दिया गया है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। इसका जो अधिग्रहण किया गया है वो आधार पूनावाला के नेतृत्व वाली एक कंपनी है राइजिंग सन होल्डिंग्स, उसके द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। अब मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का भी नाम बदलकर पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कर दिया गया है। फिर इसमें आपको पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के जो चेयरमैन होंगे वो आधार पूनावाला होंगे और प्रबंधक निदेशक जो होंगे वो अभय भटूडा होंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है तेलंगाना सहकारी बैंक को मिला नाबार्ड पुरस्कार। तो देखिए, 12 जुलाई 2021 को नाबार्ड के द्वारा तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य सहकारी बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है वो लगभग 20 वर्ष के अंतराल के बाद नाबार्ड ने फिर से शुरू किया है। और देखा जाए इसमें तो दक्षिण क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है उसका पुरस्कार दिया गया है करीमनगर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंधन बैंक के परिसंपत्ति प्रबंधन हेतु, परिसंपत्ति का मतलब हो गया आपको गोल्ड लोन, व्यक्तिगत ऋण, ऑटो ऋण। ठीक है, इसके प्रबंधन हेतु जो कार्यकारी अध्यक्ष और प्रमुख नियुक्त हुए हैं वो है कमल बत्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है थोक एवं खुदरा व्यापार एमएसएमई के दायरे में शामिल। तो देखिए, 2 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने थोक और खुदरा व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के दायरे में शामिल करने के लिए एक नया दिशा निर्देश की घोषणा की है। तो देखा जाएगा संशोधित इस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को, तो सूक्ष्म उद्यम में कहा जाए तो जो संशोधित परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ रुपए तक का निवेश, 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार या टर्नओवर जो है उससे फर्म को सूक्ष्म के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, फिर अगर लघु उद्यम देखा जाए तो 10 करोड़ रुपए तक का निवेश तथा 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर वाला जो कंपनी होगा वो लघु मतलब स्मॉल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। फिर आपको आता है मध्यम उद्यम, जिसमें 20 करोड़ रुपए तक का निवेश और 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर वाला जो फर्म होगा वो मीडियम यानी मध्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में जो विनिर्माण आधारित एमएसएमई तथा सेवा आधारित जो एमएसएमई है उसके बीच का अंतर को समाप्त कर दिया गया है। एमएसएमई को परिभाषित करने के लिए एमएसएमई के टर्नओवर और निवेश के आधार पर ही बनाया गया है। ठीक है, देखिए, इससे ऐसे कारोबारी जो कि आरबीआई के द्वारा जो वर्गीकृत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण व्यवस्था के तहत ऋण के लिए पात्र हो जाएंगे।
ठीक है। और अब जो खुदरा और थोक कारोबारी होंगे उसे उद्यम पंजीकरण पोर्टल में और पंजीकरण की अनुमति होगी। फिर कोविड-19 से जो पीड़ित जो 2.5 करोड़ कारोबारी हैं उनको लाभ होने की इससे उम्मीद है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको देश का पहला अनाज एटीएम। तो देखिए जुलाई 2021 में देश का पहला अनाज एटीएम जो है वो गुरुग्राम जिले के फारूक नगर में स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये बैंक एटीएम की तरह ही काम करता है। ये मशीन जो है एक बार में आपको 5 से 7 मिनट के अंदर 70 किलो तक का अनाज निकाल कर दे सकता है। इसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानी कि आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर दर्ज करने पर जो सरकार के द्वारा जो लाभार्थियों को निर्धारित खाद्यान्न मशीनों के नीचे जो लगे बैग हैं वो स्वतः ही भर जाएंगे। इस मशीन से आप 3 प्रकार के अनाज ले सकते हैं, गेहूँ, चावल और बाजरा। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में। पहला है अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021। ये विजेता है प्रोफेसर कौशिक बसु जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं और कार्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। बसु जो है वो कानून और अर्थशास्त्र के साथ साथ जो नैतिक दर्शन जिसे कहते हैं मोरल फिलॉसफी और गेम थ्योरी पर शोध हेतु उन्हें अवार्ड का उपयोग करने का फैसला किया गया है। फिर देखा जाए तो बसु को भारत का तीसरा सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है जो पद्म भूषण है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2019। तो देखिए 23 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में जो ब्रिटिश उच्चायुक्त हैं उनके हाथों से अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया और ये दिया गया है वाइस एडमिरल विनय बदवार को जो कि भारत सरकार के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021। तो देखिए तो विश्व भर में 6 पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाना है और ये पुरस्कार जो है इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। पुरस्कार विजेता जो देखा जाए तो पहला है आपको ग्लोरिया माजिगा कोमोटा, ये मलावी की है, मलावी जो कि अफ्रीका क्षेत्र से। फिर है थाई वैन ग्यून, तो ये है वियतनाम की, एशिया क्षेत्र से। फिर किमितो हिराता जो कि जापान से है, जो द्वीप और द्वीपीय राष्ट्र के क्षेत्र से है। फिर आपको मैदा बिलाल जो कि बोस्निया एवं हर्जगोविना जो कि यूरोपियन क्षेत्र से है। फिर पांचवा है सेरोन लाविग्ने यूएसए के जो कि उत्तरी अमेरिका से है। फिर छठा है आपको लिज चिगाजे चूड़े, ये पेरू यानी दक्षिण एवं मध्य अमेरिका क्षेत्र से है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स की ओर, जिसमें पहला है दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त। तो ये राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है जो कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। फिर नेक्स्ट है कैरेबियाई देश हैती का नया प्रधानमंत्री नियुक्त। हैती के राष्ट्रपति का निधन हो गया था, उनके घर में ही उनका मर्डर हो गया था। ठीक है, अब वहाँ नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं एरियल हेनरी। फिर है नेक्स्ट नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो बने हैं शेर बहादुर देउबा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 8 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। पहला है आपको थावरचंद गहलोत जो कि कर्नाटका के राज्यपाल बने हैं। फिर है हरिबाबू कंभमपति, ये मिजोरम के राज्यपाल बने हैं। फिर है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये आपको मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। फिर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के। फिर है PS श्रीधरन पिल्लई, ये बने हैं गोवा के राज्यपाल। फिर है सत्यदेव नारायण आर्य, ये बने हैं त्रिपुरा के। फिर है रमेश बैस, ये बने हैं झारखंड के राज्यपाल। और अंतिम है बंडारू दत्तात्रेय, ये बने हैं हरियाणा के राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर, जिसमें पहला है स्टीवन बेनबर्ग जो कि देखा जाए तो पिछले 5 दशकों से सबसे प्रभावशाली एवं विख्यात कण भौतिक विज्ञानी रहे थे और 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है जयंती। जयंती जो है वो प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जो कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में 500 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया था और 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको सुरेखा सीकरी। सुरेखा सीकरी को अगर जाना जाए तो बालिका बधू जो सीरीज आती थी वो उसमें जो दादी सा का रोल निभाया था इन्होंने, वो बहुत ही लोकप्रिय रहा था। 3 बार ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही अभिनेत्री हैं और 75 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया।
फिर नेक्स्ट है आपको सतीश कालसेकर। ये प्रख्यात मराठी कवि सतीश कालसेकर थे, जिनका दिल का दौरा पड़ने से 78 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दानिश सिद्दीकी। ये भारतीय फोटो पत्रकार थे जो कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीमा के पास कांधार प्रांत में अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच जो संघर्ष हो रहे थे उसे कवर करते हुए इनकी 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है आपको पीके वारियर। पीके वारियर जो दुनिया भर में प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक का केरल में 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग पुस्तकें यानी बुक्स की ओर। तो पहला है सप्रू हाउस, अ स्टोरी ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स। इसके लेखक हैं टीसीए राघवन और विवेक मिश्रा। नेक्स्ट है आपको उत्तम कुमार, अ लाइफ इन सिनेमा। इसके लेखक हैं सैनदेव चौधरी। फिर नेक्स्ट है माई ओन रूल्स, माई स्टोरी इन माई ओन वर्ड्स। इसके लेखक हैं आनंद सीला। फिर नेक्स्ट है आपको रेनग्रेड्स बॉर्न इन द यूएसए। इसके लेखक हैं बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला पुस्तक है आपको ओवर इट, हाउ टू फेस लाइफ्स हर्डल्स विथ ग्रिट हसल एंड ग्रेस। इसके लेखक हैं लोलो जोन्स। फिर नेक्स्ट है आपको द स्ट्रेंज इन द मिरर। इसके लेखक हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा और रीता राममूर्ति गुप्ता। फिर आपको नेक्स्ट है द नेशंस होम्योपैथ, हाउ डॉक्टर बत्रास बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चेन ऑफ होम्योपैथिक क्लिनिक। इसके लेखक हैं मुकेश बत्रा। फिर नेक्स्ट है आपको मैपिंग लव। इसके लेखक हैं अश्वनी अय्यर तिवारी। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग खेल कूद की ओर। इसमें पहला है चर्चित खेल व्यक्तित्व में साइखोम मीराबाई चानू, जो कि 24 जुलाई 2021 को भारोत्तोलक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया। और वर्ष 2020 में कर्णम मलेश्वरी, जो कांस्य पदक के बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये दूसरी भारतीय भारोत्तोलक है। ठीक है। फिर है आपको अभिमन्यु मिश्रा, जो कि 30 जून 2021 को भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा ने शतरंज इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्होंने 12 साल 4 महीने और 25 दिन की आयु में यह उपलब्धि हासिल की है। फिर नेक्स्ट है आपको जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो है वो 5 जुलाई 2021 को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना 1000वां विकेट हासिल किया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है प्रिया मलिक। जुलाई 2021 में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 16 वर्षीय प्रिया ने फाइनल में बेलारूस की पहलवान सेनिया पटावोविच को 5-0 से हराया। फिर नेक्स्ट है आपको क्रिस गेल। क्रिस गेल जो है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर बल्लेबाज हैं। 12 जुलाई 2021 को T20 क्रिकेट के इतिहास में इन्होंने 14,000 रन बनाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गए। फिर नेक्स्ट है पीवी सिंधु, जो कि 1 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन के महिला एकल में चीन की ही बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको जून 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो देखा जाए तो 11 जुलाई को आईसीसी ने जून 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2021 के लिए डिवॉन कॉनवे को दिया है, जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। फिर नेक्स्ट है आपको आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जून 2021 में, तो ये दिया गया है सोफी एलेक्सटन को, जो कि स्पिन बॉलर हैं आपको इंग्लैंड के। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एआईएफएफ मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21। तो देखिए ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का है। जो एआईएफएफ मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुने गए हैं वो है संदेश झिंगना। और एआईएफएफ मेंस इमर्जिंग फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं सुरेश सिंह वांगजाम। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ओलंपिक आदर्श वाक्य में ऐतिहासिक बदलाव को मंजूरी। तो देखिए 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक आदर्श वाक्य जो जिसे मोटो कहते हैं वो था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। इसके बदले में अब रखा गया है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ठीक है। इसको अगर लैटिन संस्करण में देखा जाए तो पहले था सीटियस अल्टियस फोर्टियस, अब वो बदल के हो गया है सीटियस अल्टियस
फोर्टियस कम्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपको ब्रिटिश ग्रैंड प्री। ब्रिटिश ग्रैंड प्री जो है वो 18 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ है और इसके विजेता रहे हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के चालक हैं और रिकॉर्ड ये 8वीं बार विजेता रहे। फिर आपको उप विजेता रहे चार्ल्स लेक्लेयर, जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं हम लोग दिवस में, जहां हम लोग दिनांक, दिवस या फिर विषय और थीम ये तीनों देखेंगे। तो पहला आपको 1 जुलाई। 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, जिसका थीम था सेव द सेवियर्स। फिर नेक्स्ट 1 जुलाई को आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। फिर 3 जुलाई को देखा जाए तो मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये आपको जुलाई का पहला शनिवार को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, और इसका थीम था एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण, मतलब रीबिल्ड बेटर टुगेदर। नेक्स्ट आपको 6 जुलाई। 6 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोसिस डे जो है एक तरह से आपको पशु जनित बीमारी है, संक्रामक बीमारी, जो कि पशु से मनुष्य को हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जो थीम था वो था आइए जेनेटिक ट्रांसमिशन की श्रृंखला तोड़ें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको 10 जुलाई। 10 जुलाई को कहा गया है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। फिर 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया गया है। चलिए आगे देखें। फिर आपको 15 जुलाई में देखा जाए तो यह है विश्व युवा कौशल दिवस, जिसका थीम था महामारी के बाद युवा कौशल की पुनर्कल्पना। फिर 16 जुलाई को है विश्व सर्प दिवस। 18 जुलाई को मनाया गया है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर 20 जुलाई को मनाया गया है विश्व शतरंज दिवस और 22 जुलाई को मनाया गया है विश्व मस्तिष्क दिवस, जिसका थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर 23 जुलाई को है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, और हेपेटाइटिस दिवस का थीम था हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट देखें। फिर नेक्स्ट है आपको 29 जुलाई। 29 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसका थीम है उनका अस्तित्व हमारे हाथ में। फिर नेक्स्ट है 30 जुलाई। 30 जुलाई को मनाया गया है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस, जिसका थीम है विक्टिम वॉइसेस लीड द वे। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। नया वेबसाइट हम लोगों ने शुरू किया है जिसका नाम है onlinestudycenter.in। आपको वहाँ पे काफ़ी स्टडी मटेरियल्स धीरे धीरे प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।